हेलो एंड वेलकम टू IMF एजुकेशन। सो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आज का आप हिंदी का पेपर था अच्छा गया होगा। ठीक है, तो अगला जो पेपर है आपका ज्योग्राफी का, तो उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी पिछले एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं, मतलब पिछले कई जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछा जा रहा है उस टॉपिक से। तो मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। ठीक है ना, तो मैं टॉपिक्स बता दूंगा संक्षेप में, ताकि आप एग्जाम में उसको अपने हिसाब से उसके ऊपर एक्सप्लेन करके लिख सके। ठीक है, पेपर में अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना नहीं है, उस पर लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, तो इसीलिए पेपर छोड़ना नहीं, तब आपको मतलब कोई भी फेल नहीं कर सकता। अगर पेपर छोड़ के आओगे तो भाई पास होने की गारंटी मैं भी नहीं दूंगा, पेपर आपको पूरा करके आना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स हैं जिसमें जो एग्जामिनर जो है वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो मैं लेके आया। तो सबसे पहले देखो भाई, आपका जो पेपर है ज्योग्राफी का पेपर, उसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 24 क्वेश्चन टोटल आते हैं। ठीक है ना, 24 में से देखोगे तो 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन फर्स्ट सेक्शन ए में आता है, और 4 क्वेश्चन आपके आते हैं ऑप्शन 2 ऑप्शन करके आते हैं सेक्शन बी में, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक है ना, सेक्शन बी में आते हैं 4 क्वेश्चन, और ये भी कैसे आते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये दोनों 12-12 नंबर के होते हैं। तो मैं क्या ये कह रहा हूं, पहला जो ऑप्शन होता है वो आपका पूछता है स्थानीय नियोजन से। ठीक है ना, और दूसरा आपका पूछता है पर्यटन से। तो पर्यटन वाला मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, और ये आपके 12 नंबर मैं गारंटी देता हूं कि कहीं नहीं जाएंगे। जो मैं बताऊंगा वो कर लेना, और 12 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। बाकी आपको 20 और ये वाला 20 नंबर जो 20 क्वेश्चन है, इसमें से भी मैं आपको कराने की पूरी क्वेश्चन मतलब कराने की 20 में से आप 15 कर दो, या जो भी करने पूरे करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है ना, तो आपके 12 नंबर आपके हाथ में है। जो मैं पर्यटन के लिए करवाऊंगा उसको रट जाना, जो भी है करना, उसका नोट्स बना के वही नकल ले जाना, जो करना तो मैं करना, लेकिन 12 नंबर कहीं जाएंगे। तो चलो अब थोड़ा मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, वायुमंडल। ठीक है भाई, वायुमंडल से हमेशा क्वेश्चन पूछा है, तो वायुमंडल से हमारे मेरी एक वीडियो भी बनी है, उस पर पूरा मैंने बता रखा है। ठीक है, हमारे वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि आप वो पूरी देख सको। तो वायुमंडल जैसे भाई, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 6 परतें हैं। ठीक है ना, 6 परतें हैं। तो सबसे अब एक क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर में कि सबसे निचली परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। एक पूछा था कि भाई वायुमंडल में जो विमान है, जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो वह वायुमंडल है समताप मंडल में। ठीक है भाई, यानी कि अगर क्षोभ मंडल में मौसम खराब हो या दिक्कत हो तो एरोप्लेन जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है ना, यानी समताप मंडल के परत में फ्लाई करते हैं। ये एक नंबर में बताऊं कि किस तरीके से वायुमंडल में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, हवाई जहाज जो भी उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, और जो रेडियो मतलब जो भी हमारे सैटेलाइट है, जो रेडियो एक्टिव तरंगें भेजी जाती हैं सैटेलाइट, वो हमारे किस में होते हैं? आयन मंडल में, याद रखना। ठीक है भाई, आयन मंडल में। तो ये 3 क्वेश्चन एक नंबर के एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, वायुमंडल में मतलब कौन सी मंडल जो है जिसमें एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ते हैं वो है समताप मंडल, और किस मंडल के तहत रेडियोएक्टिव तरंगें भेजी जाती हैं, सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो है आयन मंडल में सैटेलाइट घूमते हैं। ठीक है, वायुमंडल से क्वेश्चन बन गया। और इस पे मैं लिंक एक पूछा जाता है कि वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं उनके बारे में बताओ, तो उसके लिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पे पूरी वीडियो बनी हुई है, वहां से वो देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स है वहां से कवर कर लेना। अब चलो मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो है, एक है कच्चे माल के आधार पे, ठीक, फिर है स्वामित्व के आधार पे, पता कर लेने के उत्तर है। ठीक है, तो जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो कच्चे माल के आधार पर सबसे पहले कि कच्चा माल, हमें कच्चा माल कहां से मिलता है? एक तो कृषि
कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि खेती बाड़ी होती है। जैसे गन्ने के लिए चीनी क्या है भाई, चीनी के लिए आपको चीनी उद्योग के लिए क्या चाहिए? गन्ना चाहिए, है ना। आपको चक्की खोलनी है, मतलब आटा पीसना है, तो आटा पीसने के लिए क्या चाहिए? आपको अनाज चाहिए, मोटा अनाज, गेहूं, है ना। अब भाई आप रोटी किसकी खाते हो? आटा होता है ना, आटा किसका बनता है? गेहूं का होता है। सीधा गेहूं तो नहीं खाते, तो गेहूं को क्या करते हैं हम? एक आटे में बदलते हैं, तो गेहूं क्या हो जाएगा हमारे लिए? कच्चा हो जाएगा, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? रॉ मटेरियल हमें मिलता है कृषि से और दूसरा खनिजों से, ठीक है ना। तो इसलिए हम कच्चे माल के आधार पर दो तरीके से बोलते हैं, एक कृषि आधारित उद्योग और एक खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा जो कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त हो, ठीक है ना। तो वो हमें जो कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त हो उसको हम कृषि आधारित उद्योग बोलते हैं, और जो हमें खनिजों से कच्चा माल प्राप्त हो उसे हम खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। जैसे खनिज आधारित उद्योग में हम तेल की बात करें, पेट्रोलियम की, डीजल की, तो हम क्या करते हैं? तेल का मतलब हम डिगिंग करके हम तेल निकालते हैं। तेल निकालने के बाद क्या करते हैं? उसको प्योरीफाई करते हैं, तो उससे हमें कई सारे मिट्टी के तेल, वैसलीन, मोम, और क्या कहते हैं, लास्ट में जो स्टेज होती है वो पेट्रोल मतलब बनकर निकलता है। तो इस तरीके से हम एक कच्चे माल के आधार पर आधारित ये उद्योग है, कृषि आधारित और खनिज आधारित। कृषि आधारित जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल, जैसे कपास हो गया, कपास का हमारे कपड़े बनते हैं, रेशम हो गया, ठीक है ना, गन्ना हो गया, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो ये सारे क्या है? कृषि आधारित उद्योग। अब जैसे कई सारे आप देखते हो, कई सारे फ्रूट्स के क्या पीते हो? जूस पीते हो, मैंगो, एप्पल, ये सारी चीजें क्या है? कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कच्चे माल का। अब मैं बात करता हूँ स्वामित्व के आधार पर। तो देखो भाई, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है वो अक्सर एग्जाम में पूछ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है, पहले इसको मैं बात बताऊंगा, पहले मैं आकार के आधार पर बता देता हूँ। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। छोटे, इसको पहले बोलता हूँ आकार के आधार पर कुटीर उद्योग। पहला आता है कुटीर उद्योग। कहते हैं कुटीर उद्योग में जैसे जो गांव देहात में ग्रामीण लोग क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, चटाई हो गया, और क्या कहते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं स्थानीय कच्चा माल प्राप्त करके, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तियां बनाना, चटाई बनाना, खटिया बुनना, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? कुटीर उद्योग होते हैं। दूसरा आपका आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग में जैसे आपके भाई ये आपके आसपास के एरियाओं में बनाया जाता है, छोटी मोटी मशीनें डाल के काम किया जाता है, ठीक है ना। जिस तरीके से आपका इसमें कह सकते हैं आपकी खिलौने की फैक्ट्री हो गई, ठीक है, आपके क्या कहते हैं छोटे मोटे जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए उसकी क्या हो गई, कपड़ों की फैक्ट्री हो गई। तो ये सब क्या आते हैं? लघु उद्योग में आते हैं। अब जब हम बात करते हैं बड़े पैमाने पे, तो बड़े पैमाने वाला भाई इस पे बड़े बड़े आपके फैक्ट्रियां, कारखाने होते हैं, स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक मशीनों से काम किया जाता है। और लघु उद्योग में देखना, लघु उद्योग में सबसे ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको लेबर यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है भाई? अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है, मशीनों को चलाने के लिए, यानी उसको बस ऑपरेट करने के लिए पर्सन चाहिए, बाकी सारा काम मशीनें कर देती है। जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना, कोल्ड ड्रिंक में बड़ी बड़ी जो मिल्क पैकेट बंद जितने भी फूड्स आते हैं वो इन्हीं बड़े पैमाने के उद्योगों में काम किया जाता है। तो आकार के आधार पर 3 प्रकार के हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में जो चटाई, कढ़ाई, इस तरीके के काम करते हैं वो इस कुटीर उद्योग में आते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन भी, मूर्तियां बनाना भी कुटीर उद्योग में आता है। लघु उद्योग में आ गया आपका जैसे कढ़ाई हो गया, जो लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, मतलब है जिसमें लोग छोटे मोटे जो कारखाने खोल के काम करते हैं मसाले के, ठीक है। बड़े पैमाने के लोग अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और अधिक पूंजी की, मतलब इसमें बड़े पैमाने में क्या होता है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब मैं बात करता हूँ उपभोक्ता उद्योग क्या होता है भाई? जो सीधा उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। जैसे जब हम सुबह देखते हैं ब्रेड, दूध, मटर, ये सब हम खरीदते हैं ना, ये डायरेक्ट जो उपभोक्ता लेता है उसको हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, ठीक है। जैसे छोटी मोटी दुकानें हो गई, मैंने कोई दुकान खरीदी, मतलब मेरी दुकान है, उसमें दुकान में सामान बेच रहा हूँ, जो दो उपभोक्ता वो सामान खरीदेगा उसको हम उपभोक्ता उद्योग बोलेंगे। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग सबसे पहला भाई निजी कहने का मतलब है कि कुछ उद्योग जो होते हैं वो निजी होते हैं। जैसे मेरा अपना, मैं कोई अपनी फैक्ट्री या उद्योग डालूंगा तो वो क्या कहलाएगा? निजी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल आपका जियो कंपनी हो गया, टाटा हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये आपके निजी उद्योग है।
अब बात करते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक उद्योग वह जो सरकार द्वारा मतलब सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिसपे नियंत्रण किसका होता है, जिसपे स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है। जैसे बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है भाई, बोकारो जो इस्पात संयंत्र है वो सरकार द्वारा, सार्वजनिक सरकार द्वारा चलाया जाता है। एक आता है संयुक्त, ये स्वामित्व के आधार पर बता रहा हूं, ठीक है ना। संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त में सरकार भी और निजी भी, ठीक है। तो मतलब सरकार द्वारा भी इसमें कुछ शेयर होता है और निजी लोगों का भी कुछ शेयर होता है, जैसे मारुति, इसका एग्जांपल मारुति। अब चौथा जो है वो है सहकारी। अब सहकारी वो होता है जैसे आसपास के लोग आपस में मिलकर सहमति के साथ उद्योग करते हैं। जैसे किसान लोग और किसान के जो थोड़े और जो लोग होते हैं वो मिल के मालिक, वो क्या करते हैं, आपस में सहकारी उद्योग करते हैं। जैसे भाई चीनी उद्योग हो गया आपका। अब चीनी उद्योग में क्या चाहिए, चीनी के लिए आपको गन्ना चाहिए। गन्ना कहां से आएगा, खेती से। खेती कौन करता है, किसान। तो किसान खेती करेगा और जो उद्योग वाले छोटे लोग वो क्या करेंगे, आपस में एक मिल खोल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, चीनी बनाएंगे, ठीक है ना, गन्ने से चीनी। तो ये क्या कहलाएगा, सहकारी उद्योग, ठीक है ना, सहयोग के साथ। सहकारी मतलब सही बात समाप्त, सहयोग एक दूसरे के सहयोग से, ठीक है ना। संयुक्त मतलब भाई सार्वजनिक, और जो सार्वजनिक और निजी, इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक यानी सरकार और निजी लोग मिलकर कार्य करते हैं, उद्योग चलाते हैं, वो कहलाता है सार्वजनिक उद्योग। संयुक्त उद्योग जो जैसे मारुति कंपनी, मारुति जो कंपनी है उसमें सरकार का और निजी जो है शेयर दोनों का है। सार्वजनिक में केवल सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे बोकारो, ठीक है ना। और निजी में भाई केवल एक व्यक्ति का होगा, जैसे जियो है, टाटा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, निजी। बताऊंगा आपको उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उद्योगों की स्थिति कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, उद्योग कहाँ लगाए जा सकते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब इस प्रभावित क्यों होते। देखो सबसे पहला जो कारक है, यानी कि उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाला, वो है कच्चे माल की उपलब्धता। अब देखो कच्चा माल, यानी कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल आपको जहां उपलब्ध होगा, मतलब इजीली, आसानी से, आप क्या करोगे, वहां पे उद्योग लगाने का प्रयास करोगे। जैसे जितनी भी चीनी उद्योग हैं, जितने भी चीनी की मिल है, चीनी मिलें हैं, वो क्या होती हैं, वो खेत से ज्यादा दूरी नहीं होती। जैसे जहां पे जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहां से मात्र 1-2 किलोमीटर की दूरी पर या 500 मीटर की दूरी पर ही वो बना दिए जाते हैं, ताकि उसको माल की ढुलाई में, मतलब जो कच्चा माल है वो तुरंत उस मिल तक पहुंचाया जा सके। तो इसलिए क्या होता है, कच्चा माल की उपलब्ध, जहां आपको सबसे ज्यादा कच्चा माल और आसानी से मिल जाएगा, आप वहां पे उद्योग लगाओगे। दूसरा पूंजी की उपलब्धता। अब पूंजी की उपलब्धता यानी कि उद्योग लगाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए। आपको एक बड़ा सा एक जमीन चाहिए, अब हमें तो लगेगा नहीं, एक जमीन चाहिए। जमीन के लिए फिर जमीन होगी, फिर उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, क्या एक ढांचा बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, मशीनें चाहिए आपको। तो इन सब चीजें के लिए क्या चाहिए आपको, एक पैसा, पूंजी। जिसके पास अधिक आपके पास पूंजी उपलब्ध होगी तो आप क्या करोगे भाई, उद्योग लगाओगे। नहीं होगी तो फिर क्या करोगे, उसी उद्योग में कोई दूसरा लगाएगा। का परिवहन क्या होता है भाई, आप मान लो कच्चा माल आपको कहाँ, मतलब आप परिवहन क्या होता है भाई, किसी भी माल को बनाने, मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट उत्पाद कर देते हो उसको मार्केट तक पहुंचाना चाहिए ना। मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपके पास परिवहन का, ट्रांसपोर्टिंग का सामान होना चाहिए। या तो आपके पास सड़कें अच्छी हैं, आप पहुंचा कैसे रहो लोगों तक, वो सामान मार्केट तक जा कैसे रहा है, बाय रोड, बाय एयर, मतलब हवा के वायुयान से जा रहा है, या सड़क के माध्यम से जा रहा है, या रेल के माध्यम से जा रहा है। तो परिवहन व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। परिवहन व्यवस्था जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका माल क्या होगा, लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या करते, देखो ना बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े ट्रॉली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग में उद्योगों का ही सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्टिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। कच्चा माल लाके फैक्ट्री में डालते हैं और बना हुआ माल फिर वो मार्केट तक पहुंचाते हैं। अब अगला क्या है भाई, बाजारों तक पहुंच। अब देखो भाई, उद्योगों की स्थिति का सबसे जो बाजार तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। यानी कि आपने मान लो आपने कोई फैक्ट्री खोली और आपकी जो फैक्ट्री है वो बाजार, वहां मतलब आपकी जो फैक्ट्री है वहां से बाजार काफी दूर है, ठीक है ना। यानी कि बाजार तक आपका सामान कहाँ बिकता है, बनाते हो तो आप सामान कहाँ बेचते हो, बाजार में। अगर आपकी बाजार में मतलब पहुंच नहीं है, बाजार तक आपका सामान नहीं जा रहा, तो आपका सामान आप अपने पास रखिए क्या करोगे, बाजार तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना।
तो बाजार तक कैसे जाएगा भाई? परिवहन से जाएगा। तो परिवहन आपका अच्छा होगा, परिवहन के साधन आपके दुरुस्त होंगे, तो क्या होगा? आपका सामान बाजार तक पहुंचेगा। तो किसी भी उद्योगों को लगाने के लिए बाजार तक यानी कि मार्केट होना चाहिए, मार्केट तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, तभी उसका सामान बिकेगा और वो फिर दोबारा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, बाजारों तक पहुंच। भाई सस्ते श्रमिक चाहिए उसको। अब मान लो जहां जिस क्षेत्र में जिस जगह श्रमिक क्या है? सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि उनकी जो सस्ते श्रमिक क्या होता है भाई? कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां सस्ते श्रमिक मिलेंगे वहां पे क्या है? वो व्यक्ति भाई उद्योग लगाने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ठीक। दूसरा क्या है? ऊर्जा। अब भाई ऊर्जा क्यों चाहिए? ऊर्जा भाई एनर्जी, ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है, बिजली हो सकती है, मोस्टली तो बिजली है। ठीक है ना भाई? आपके जो भी उपकरण है वो किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं, ऊर्जा से चलते हैं, है ना। और कोयला भी हो सकता है, ऊर्जा का स्रोत। कोयले से भी हम क्या करते हैं? भट्टियां, हम जो आग लगाते हैं भट्टियों में, वो कोयले भी यूज किया जाता है। लेकिन आप कोयले की जगह हम क्या यूज करते हैं? बिजली यूज करते हैं। ठीक है, पहले कोयला यूज किया जाता था। कोयला इसलिए कम कर दिया क्योंकि कोयले से पॉल्यूशन ज्यादा होता था। अब इसीलिए हम कोयले को हटाकर बिजली आपके इस्तेमाल करते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा भी बहुत चाहिए। मशीनें चला, आप जो मशीनें यूज करते हो, जो उसमें यांत्रिक उपकरण यूज करते हो, वो मशीनों से किससे चलती है? बिजली से चलती है, ऊर्जा से चलती है। जब तक आपके पास ऊर्जा का कोई साधन नहीं होगा तो आप कोई भी उद्योग लगाने के लिए सक्षम नहीं है। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले ये कुछ मेन कारक हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उद्योग से जितने जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। उद्योगों का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, मतलब जो भी उनके टाइप्स की, कच्चे माल के आधार पर कितने उद्योग हैं, स्वामित्व के आधार पर कितने उद्योग हैं, और उपभोक्ता उद्योग क्या है। ठीक है ना, और आकार के आधार पर उद्योग कितने हैं, तो वो भी करा चुका हूँ। अब उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक भी मैं बता चुका हूँ। भाई कच्चे माल, आपको जहाँ कच्चा माल आपको उपलब्ध मिलेगा उद्योग वहां लगाओगे। पूंजी आपके पास होगी तो भी आप उद्योग लगाओगे। परिवहन, आपके पास परिवहन के साधन अच्छे हैं, मतलब परिवहन में आ जाएगा आपका मार्ग अच्छे हैं, मतलब सड़कें अच्छी है, सड़कों से कनेक्शन बना हुआ है नगरों का, शहरों का, गाँव का, तो आपके जो सामान है वो तेजी से लोगों तक पहुंचेगा, बाजार तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि आपका सामान मार्केट तक जाना चाहिए। ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका अच्छा होना चाहिए। सस्ते श्रमिक, यानी कि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? सस्ते श्रमिक चाहिए, ताकि आपका कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सके। ऊर्जा, यानी कि भाई आपको मशीन चलानी है, मशीनों को चलाने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से मिलेगी? या तो बिजली या कोयला। कोयला का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बिजली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब भूगोल क्या है? ठीक है, भूगोल मतलब भूगोल का अगर सभी क्षेत्र है, भू और गोल। सिंपल, भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब वर्णन करना। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है, यानी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। ठीक है ना, कहलाता है। अब इस भूगोल को पढ़ने के ना दो उपागम है, यानी कि इसको पढ़ने की जो विधि है वो दो है। उपागम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, दो उपागम है, इंग्लिश में अप्रोच बोलते हैं। तो दो उपागम कौन से? पहला जो उपागम है वो है क्रमबद्ध। ठीक, दूसरा जो उपागम है वो है प्रादेशिक। प्रादेशिक उपागम। तो अक्सर एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो क्रमबद्ध के बारे में ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है ना, क्रमबद्ध और प्रादेशिक में दोनों बता देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको आसान हो जाएगा। तो देखो भाई, क्रमबद्ध किसको बोला जाता है? क्रमबद्ध होता है किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का संपूर्ण अध्ययन क्रमबद्ध कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इसमें कोई किसी एक विषय पर पढ़ेंगे तो उसका संपूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए, मतलब उसमें संपूर्ण अध्ययन करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं अगर पढ़ूं पृथ्वी के बारे में, ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में मैं केवल ये नहीं पढ़ूंगा कि पृथ्वी की 3 सतह और 3 लेयर है। ठीक है, ऊपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। लेकिन मुझे इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? भाई पहले तो देखो भाई पृथ्वी से पहले ग्रह कैसे बने, पृथ्वी से पहले ब्रह्मांड कैसे बने, ब्रह्मांड बनने के बाद मैं पढ़ूंगा भाई कि ग्रह कैसे बने। ठीक है ना, ग्रह बनने के बाद देखूंगा भाई पृथ्वी कैसे बनी। पृथ्वी बनने के बाद मैं उसमें पढ़ूंगा भाई पृथ्वी के अंदर जो जीवन था वो कैसे बना, यानी कि स्थल मंडल, जल, महासागर ये कैसे बने। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वर्तमान में या हो चुकी हैं भूतकाल में, या उन सभी को मेरे को क्या करना होता है? ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो क्रमबद्ध भूगोल में क्या है? ये अप्रोचेस है इसकी, ये मतलब समझ आ गया होगा भाई कि संपूर्ण अध्ययन उसका करना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी क्रमबद्ध भूगोल की भी क्या है? शाखाएं हैं।
ठीक है, इसकी भी शाखाएं पूछ लेता है भाई, क्रमबद्ध भूगोल क्या है और क्रमबद्ध की शाखाएं। इसकी 4 शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हो भाई, पृथ्वी के बारे में पढ़ोगे, जलवायु के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, जल विज्ञान, महासागर, इन सब के बारे में हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। पृथ्वी, महासागर, जल, ठीक है ना, जलवायु विज्ञान, ये सब। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव भूगोल, मानव भूगोल में हम पढ़ेंगे मानव से संबंधित जनसंख्या भूगोल, मानव की जनसंख्या कितनी है, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है ना, यानी मानवों से संबंधित जितने भी अध्ययन होंगे, जितनी भी स्टडीज होगी, हम इस मानव भूगोल में पढ़ेंगे। जैव भूगोल में क्या भाई, इसमें जितने भी जीव जंतु हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वनस्पति के बारे में। जैव भूगोल में जितने भी जीव जंतु हो गए, वनस्पति हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आता है आपका भौगोलिक विधियां और तकनीक। भौगोलिक विधियां और तकनीक में क्या पढ़ते हो भाई, जैसे आपका जो जीएस क्या बोलते हैं, नेविगेशन है, मानचित्र है ना, मानचित्र, मैप वैप की स्टडी, अध्ययन, एटलस जो भी आता है वो इसी भौगोलिक विधियां और तकनीक में आता है। जैसे भूकंप के बारे में जानना, पुराने भूकंप कैसे आता है, सिस्मोग्राफी, ये सारी तकनीक इसके अंतर्गत आती है। मानचित्र का अध्ययन भी इसी भौगोलिक विधियों में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करें प्रादेशिक। प्रादेशिक क्या होता है, इसमें संपूर्ण एक विशिष्ट क्या होता है, किसी एक विशिष्ट पर, मतलब एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का संपूर्ण ज्ञान। प्रादेशिक भूगोल क्या होता है, प्रादेशिक में किसी एक प्रदेश का अध्ययन, एक प्रदेश का अध्ययन। जैसे अब इसमें क्या भाई, मैंने पृथ्वी का जिक्र किया, तो पृथ्वी में क्या था, पृथ्वी के अंतर्गत जो भी घटनाएं होनी है या हो चुकी हैं उसका अध्ययन। लेकिन प्रादेशिक में क्या आता है कि अगर प्रादेशिक में बात करूं कि पृथ्वी की जलवायु के बारे में, ठीक है भाई, पृथ्वी की जलवायु या किसी एक देश की जलवायु के बारे में, तो मैं उसी देश की जलवायु का ही अध्ययन करूंगा। जैसे मैंने पृथ्वी पे कई 7 महाद्वीप है, मैं बोलूंगा भाई एशिया जो महाद्वीप है उसकी जलवायु का मुझे अध्ययन करना है, तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, एशिया की जो जलवायु है उसी का मैं अध्ययन करूंगा। तो ये कहलाता है प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक उपागम, ठीक है ना। तो प्रादेशिक उपागम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्रमबद्ध इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्रमबद्ध करवा दिया है, प्रादेशिक हल्का बता दिया है। बाकी इसके अपोजिट क्रमबद्ध जो है इसी के अपोजिट होता है। अब देखो मृदा क्या भाई, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसको मृदा बोला जाता है। जैसे मैं तो लिख देना भाई, मृदा कैसे कहते हैं कि असंगठित पदार्थों से मिलकर बनी पृथ्वी की ऊपरी सतह को मृदा कहा जाता है। अब मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा के प्रकार आ जाता है भाई, ठीक है, मृदा के प्रकार। तो सबसे पहली मृदा जो है वो है जलोढ़ मृदा। भाई मृदा के प्रकार से नंबर भी पूछ लेता है, इसमें करवा, ठीक है ना। तो मृदा के प्रकार जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी आपको ज्यादातर, मैदानी भागों में, मैदानी भाग में, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, है ना, हरियाणा, दिल्ली, तो ये क्या है, मैदानी भाग, बंगाल, मैदानी भाग। जलोढ़ मृदा ये काफी उपजाऊ होती है, इसमें दोमट और चिकनी मिट्टी ज्यादा होती है, ठीक है ना, जलोढ़ मृदा होती है। उसके बाद आपका आता है काली मृदा, ठीक है। काली मृदा काली होती है, किसके लिए फेमस, ये इसमें कपास की खेती ज्यादा की जाती है, ठीक है ना। ये कहाँ आता है आपका, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात, ठीक है ना, यहाँ पे इसमें पाई जाती है। फिर आपका आता है लैटराइट, लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा होगी। ये तमिल थोड़ा सा हिस्सा आपका पड़ जाता है, तमिलनाडु, झारखंड पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है लैटराइट मृदा, याद कर लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मृदा के प्रकार, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, गोवा, कर्नाटक, ठीक है भाई। फिर लैटराइट मृदा आपकी तमिल, झारखंड और थोड़ा सा असम, ठीक। फिर आपका आता है मरुस्थलीय मृदा,
मरुस्थलीय मृदा तो भाई सीधी कहाँ, राजस्थान, राजस्थान में, ठीक है भाई। एक आता है आपका पर्वतीय वन, तो पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा तो पता ही भाई पर्वतों में मिलती है आपको, ठीक है, जहाँ ज्यादातर पर्वत हैं, पहाड़ पर्वत वहां पर मिलते हैं। तो मृदा के कुछ प्रकार हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। काली मृदा कपास के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाल मृदा, आपके लाल मृदा जहाँ पे लाल मृदा होती है वहाँ पे आपके खनिज पदार्थ ज्यादा देखने को मिलते हैं दक्कन ट्रैक पे। लेटराइट, इसमें भी क्या होता है आपके खनिज, लेटराइट और लाल मृदा में आपको खनिज पदार्थ, खनिज तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है ना। जितने भी हमारे खनिज उत्पादन क्षेत्र वो लाल मृदा और लेटराइट मृदा पर पाए जाते हैं, ठीक है, तमिल, झारखंड और आसाम। उसके बाद देखोगे मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा जो है आपकी राजस्थान में है, मरुस्थलीय भूमि। पर्वतीय वन, जो पर्वतों को, पर्वतीय मृदा जो मिट्टी के, जो पर्वतों के टूटने फूटने निकलने से जो मृदा बनती है उसको हम पर्वतीय मृदा बोलते हैं। तो ये है मृदा के प्रकार, यानी मृदा अपरदन, अपन जहाँ मिट्टी होती है वहां बैठी वहां अपनी ही किसी विविध क्रियाओं से क्या होती है, वो अपने स्थान से हट जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अभी विविध क्रियाएं होती क्या है, किन किन कारणों से मृदा अपरदन होता है। तो सबसे जो पहला है वो है अत्यधिक वर्षा, ठीक है। अत्यधिक वर्षा में क्या होता है, जब मूसलाधार बारिश या वर्षा का अत्यधिक होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है, यानी मृदा की जो ऊपरी जो सतह है वो क्या होती है, एक स्थान से हटके दूसरे स्थान चली जाती है। इससे क्या होता है, मिट्टी का जो क्या होता है, कटाव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक। दूसरा है क्या है, तीव्र बाढ़, अत्यधिक बाढ़। अगला है आपका बाढ़, ठीक है ना। बाढ़ क्या होता है भाई, जब बाढ़ आती है, देखो पानी काफी तेज फ्लो में बहता है, तो उस दौरान भी क्या होता है, बाढ़ क्या करते हैं, अपने जो भी किनारे जो होते हैं, नदी के जो किनारे होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, काट के ले जाते हैं। या जब बाढ़ आती है कोई भी मैदानी भाग में, तो बाढ़ क्या करती है, उसकी जो ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह की मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाती है, ठीक है ना। यानी बाढ़ देखते हो, बाढ़ में पानी तेज फ्लो करता है, चलता रहता है, तो वो क्या करती है, अपने साथ कई सारी चीजों को लेके ढोके वो चली जाती है। फिर आपका आता है वनों की कटाई। तो भाई वनों की कटाई क्या करते हैं, जब हम वन काट देते हैं ना, वन, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जैसे मिट्टी को वो अब्सॉर्ब करके रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे पेड़ कट जाते हैं तो पेड़ कटने के बाद क्या होता है, मिट्टी की जो पकड़ होती है, जकड़ ढीली हो जाती है, तो मिट्टी क्या होती है, पानी के साथ बहने लगती है। लेकिन यही अगर हम देखें तेज बारिश में या बाढ़ आता है तो मिट्टी क्या होती है, वो पेड़ों के साथ जकड़ी होती है, जिस वजह से मिट्टी बह नहीं पाती, मृदा का अपरदन नहीं हो पाता। लेकिन जब हम अत्यधिक पेड़ काट देते हैं तो मिट्टी की पकड़ जो होती है ढीली हो जाती है, वो पानी के साथ बहती हुई चली जाती है। अगला है अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, जो हम पशु पालते हैं, जो पशु है वो चरागाह क्या करते हैं, पशुओं को चराने के लिए बड़े बड़े घास मैदान में जाते हैं, तो वो अत्यधिक मतलब इतना चरा देते हैं कि वहां से जो घासें होती है, जो पशु घास खाते हैं, तो वो घास क्या होती है, मिट्टी की जकड़ में होती है, मतलब घासें ग्रुप समूह में होती है जो मिट्टी को पकड़ के रखती है। लेकिन जब वो घास अत्यधिक चराई करा दी जाती है तो वहां की जो मिट्टियां है वो उनकी जो जकड़ है वो ढीली हो जाती है, जिस वजह से जब भी बारिश या बाढ़ आती है तो वो पानी क्या होता है, वहां से मृदा का अपरदन आराम से हो जाता है, ठीक है। एक है अगला आपका करने की विधि। देखो हमारी जो खेती करने की विधि है ना, उसमें थोड़ी सुधार करने की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे अगर हम सीढ़ीनुमा पहाड़ों पे देखा हो, ज्यादातर पहाड़ों पे क्या होता है, मैदानी भाग में तो क्या मिट्टी का कटाव कम होता है, लेकिन अगर हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों पे तो वहां पे मृदा अपरदन अधिक होता है, क्योंकि वहां पे तीव्र ढाल है। अगर मिट्टी गिरेगी, मतलब भूसंकलन होता है, देखो ना, ऊपर की मृदा नीचे आके जमा हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर जब हम खेती करें, अगर वहां पे पहाड़ों पे खेती करते हैं तो खेती कैसे करनी चाहिए, सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सीढ़ीनुमा खेती करेंगे तो हमारी जो मिट्टी जो होगी वो नीचे, मतलब एक स्थान से नीचे होकर दूसरे स्थान पर आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, मिट्टी जो हमारी बची रहेगी, ठीक है। तो ये तो था मृदा अपरदन के कारण कि भाई ज्यादा वर्षा हो जाए, अत्यधिक वर्षा हो जाए तो उससे मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन होता है।
बाढ़ आ जाए तो बाढ़ क्या करती है, अपने साथ काफी चीजें बहा के ले जाती है, जिसमें मृदा भी शामिल है। वनों की कटाई क्या होती है भाई, अगर हम अत्यधिक वन काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो जंगल क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, लेकिन वही अगर हम हटा दें तो मिट्टी की जगह ढीली हो जाती है, जिस वजह से वो मिट्टी क्या होती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाती है। फिर अत्यधिक चराई, जानवर जब चराई करते हैं तो घासों को जब वो खाते हैं तो उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है। और खेती करने की हमारी जो तब्दीलियां हैं वो थोड़ी उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये थे कारक। अब कारक के बाद हम अब इसमें संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जैसे वनों की अगर कटाई है, हम इसको वनों की कटाई ना करें, वहां हम क्या करें, वृक्षारोपण करें, वनों की कटाई को रोक दे। संरक्षण कैसे हो सकता है कि वनों की कटाई नहीं करनी है हमें, ठीक है ना, अधिक पेड़ लगाने हैं, वृक्षारोपण करना है। वनों की कटाई क्या करना है, वनों की कटाई की जगह हमें क्या काम करना है, वृक्षारोपण। ये हमारा संरक्षण में आ जाएगा, ठीक है ना। संरक्षण, मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, ठीक है ना। सीढ़ी नुमा खेती करो, सीढ़ी नुमा कृषि खेती, सीढ़ी नुमा कृषि करो। तीसरा पॉइंट हो जाएगा अति चराई को रोकना। मतलब हम जानवरों को जब देखते हो ना, खाना बदोर जो लोग होते हैं चरवाहे, वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को लेके इधर से उधर घूमते रहे। तो हमें क्या करना है, अति चराई को रोकना है, ज्यादा जानवरों को चराना नहीं है। तो इन तीन कारणों से, मतलब इन तीन उपायों से हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण को बचा सकते हैं। हमारा मृदा से रिलेटेड सारे टॉपिक जो मैंने करवा दिया है। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो भैया कर देना, छोड़ना मत कुछ भी। सूर्य तप क्या होता है, पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरणों को सूर्य तप कहा जाता है। और पृथ्वी और सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण, एक होता है उष्मा बजट, उष्मा बजट, ठीक है भाई। उष्मा बजट होता है सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण के संतुलित को उष्मा बजट बोलते हैं। ठीक है भाई, उष्मा बजट कहने का मतलब है यानी सूर्य से आने वाली सौर विकिरणों और पृथ्वी द्वारा भेजी जाने वाले विकिरणों के बीच के संतुलन को उष्मा बजट कहते हैं। यानी कि सूर्य जितनी भी उष्मा विकिरण पृथ्वी पर भेजता है वो सारी की सारी क्या होती है, वापस लौटा दी जाती है पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण के माध्यम से सूर्य सौर विकिरण को लौटा दिया जाता है। तो इसी बैलेंस को, इसी संतुलन को क्या बोलते हैं, उष्मा बजट बोलते हैं। एक नंबर में पूछता है तो मैंने सोचा बता दूं, ठीक है ना। अब देखो, अब तो जो मैंने बताया था ऑप्शन बी जो आता है चार क्वेश्चन का, तो ऑप्शन बी में पर्यटन करके जो आपका मॉड्यूल है, उस पर्यटन होता कैसे है, पर्यटन के प्रकार क्या होते हैं, ऐतिहासिक चीजें देखना। लोग क्या करते हैं, अगर गर्म प्रदेश में रहते हो तो ठंडे प्रदेशों में जाना, किसी को स्नो अच्छी लगती है ना, तो कोई गर्म प्रदेश, ठंडे प्रदेशों से गर्मों में आता है, कोई गोवा बीच समुद्र तटीय इलाकों में जाना पसंद करता है। तो ये सब क्या करते हैं, लोगों को ये पर्यटन स्थल है। देखो इसमें पर्यटन में मतलब एग्जामिनर हमेशा पूछ रहा है क्वेश्चन, कोवलम पुलिन प्रसिद्ध क्यों है, ठीक है ना। तो इसके आप क्वेश्चन बना लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, भाई आप ढूंढ के करके चले जाना, कोवलम पुलिन क्यों प्रसिद्ध है, इसलिए क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, कि भाई लोग घूमने क्यों जाते हैं। एक तो जलवायु कारक हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका ऐतिहासिक स्थल कारक हो जाता है, परिवहन अगर अच्छा हो तो लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है। और वहां की जो भूआकृतियां हैं, भूदृश्य है, मतलब वहां की भूआकृतियां, भूदृश्य वो देखना पसंद करते लोग। तो पहला क्या हो जाएगा, जलवायु, दूसरा परिवहन, तीसरा भूदृश्य या आकृतियां, भूआकृतियां। तो इन सबको देखने के लिए लोग क्या करते हैं, एक स्थान से या दूसरे स्थान पर पर्यटन घूमने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, पर्यटन। तो पर्यटन से कोई भी मतलब कहने का मतलब यही है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ठीक है। आपको सीधा सा पर्यटन से कुछ भी आए, घूमने फिरने से रिलेटेड, आप उसको आग बंद करके पूरा अच्छे से करके आ जाए। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात की मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में 6 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन की एक पीडीएफ छोड़ जाऊंगा, ठीक है भाई। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है वो इस पीडीएफ से या तो पढ़ लें, या तो जो उनके मन में आए जेरॉक्स करा के जहां उनको लेके जाना है लेके जाए,
ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आप कर दोगे एग्जाम में 6 नंबर और 4 नंबर के, गारंटी के साथ कह रहा हूं कोई आपको माइकल आज नहीं है वो फेल कर दे, ठीक है भाई। तो सीधी सी बात है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करना और जो पेपर में धुआं करना है, उड़ाना है, फाड़ना है, आप देख लेना, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं हम पेपर के बाद। बताना भाई कमेंट में क्या आया नहीं आया, ठीक है। नहीं आया तो भाई कमेंट में भी दे देना कि सर आपने जो बताया था वो नहीं आया, लेकिन आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब शेयर करवा देना, याद रखना। चलो भाई मिलते हैं, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट आपको सबको, बाय।